फिल्म की शुरुआत एक माँ और उसकी बेटी से होती है। माँ का नाम यूशी है और बेटी का नाम मी है। हर दिन कुछ बच्चे मी के साथ खेलने के लिए घर आते रहते हैं। एक दिन जब बच्चे मी के साथ खेल रहे थे, यूशी को कुछ काम से बाहर जाना था। वो घर को ठीक से चेक करने के बाद बाहर जाती है, लेकिन जब वो वापस घर आती है तो घर में बच्चे नहीं होते हैं और मी भी नहीं थी। यूशी सोचती है कि शायद मी अपने दोस्तों के साथ खेलने गई होगी। कुछ देर बाद वो आसपास पूछताछ करने लगती है। बच्चे उसे बताते हैं कि मी काफ़ी देर से नहीं दिखी है। यह सुनते ही यूशी पूरी तरह घबरा जाती है। मी को हर जगह ढूंढने के बाद वो अपने पति को फ़ोन करके बताती है कि मी मिसिंग है। तब तक पुलिस भी उसके घर पहुंच जाती है। पुलिस के साथ साथ बाकी लोग भी पूरा दिन मी को ढूंढते हैं, लेकिन मी का कहीं कोई पता नहीं चलता। रात में यूशी वॉशिंग मशीन के पास गंदे कपड़े रखने जाती है। तभी वो वॉशिंग मशीन को देखकर चीखती है, क्योंकि उसकी बेटी मी वॉशिंग मशीन के अंदर फंसी हुई थी और हवा ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। यूशी के लिए ये बहुत बड़ा लॉस था। 1 साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि यूशी अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई है। उसे लगता है कि वॉशिंग मशीन का लॉक ख़राब थी। अगर वो तुरंत लॉक बदलवा दिया होता तो शायद ये एक्सीडेंट कभी नहीं होता। कई थेरेपी सेशंस लेने के बावजूद भी यूशी इस सदमे से आगे नहीं बढ़ पाती। एक दिन यूशी की माँ उसे एक पॉम्फलेट देती है। उसमें एक ऐसा मंदिर के बारे में बताया गया था जहाँ मृत व्यक्ति की चीज़ों को एक रिचुअल के तहत जला दिया जाता है ताकि इंसान अपने दुख से बाहर निकल सके। यूशी की माँ चाहती थी कि यूशी उस मंदिर में जाए और यूशी भी इसके बारे में सोचने लगती है। लेकिन अचानक बालकनी में खड़ी यूशी के हाथ से वो पॉम्फलेट नीचे गिर जाता है और हवा की वजह से वो आगे उड़ने लगता है। यूशी उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है और वो पॉम्फलेट एक डॉल बॉक्स के पास गिरता है। यूशी उस डॉल की तरफ इतनी अट्रैक्ट हो जाती है कि उसे अपनी बेटी मी की याद आने लगती है। वो उस डॉल को खरीद कर अपने घर ले आती है। उसी शाम जब यूशी का पति घर लौटता है तो वह देखता है कि आज यूशी बहुत खुश है। यूशी के अंदर आया ये बदलाव देखकर वो हैरान होता है। यूशी ने सबके लिए खाना भी बनाया था। वो खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठता है, लेकिन अपनी बेटी की चेयर पर डॉल को देखकर शॉक हो जाता है। डॉल को देखते ही वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर डॉल की वजह से यूशी का मूड बेहतर हुआ है तो वो उसे यूशी से दूर नहीं करेगा। दिन बीतते जाते हैं और यूशी उस डॉल को अपनी बेटी की तरह पालने लगती है। वो उसके लिए कपड़े लाती है और उसे साफ भी करती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि उस डॉल के बाल और नाखून लगातार बढ़ते रहते हैं, जिससे यूशी खुद काटती भी है। लेकिन यूशी को खुद एहसास नहीं होता कि वो सिर्फ एक डॉल है। आखिर किसी डॉल के बाल या नाखून कैसे बढ़ सकते हैं? जब भी यूशी का पति उस डॉल को देखता है वो डर जाता था। उसे डॉल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वो यूशी को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर को उस डॉल के बारे में बताता है। डॉक्टर खुद यूशी के पति से कहती है कि यूशी उस डॉल को एक पेट की तरह ट्रीट कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे लोग जानवरों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं और धीरे धीरे अपने दुख से बाहर निकल आते हैं। यूशी भी उसी डॉल की वजह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रही है। यूशी का पति ये बात समझ जाता है और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी नॉर्मल होने लगती है। इसी दौरान उन्हें एक अच्छी खबर मिलती है। यूशी प्रेग्नेंट थी और जल्द ही उनके घर एक छोटा मेहमान आने वाला था। यूशी फिर से जीना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी होती है। वे उसका नाम भी अपनी पहली बेटी का नाम ही रखते हैं। मी के आने के बाद से यूशी डॉल को लगभग भूल गई है। उसने डॉल को फेंका नहीं, लेकिन एक तरफ रख देती है। कभी कभी यूशी उसी डॉल का इस्तेमाल मी को शांत करने के लिए करती थी। एक दिन यूशी बेबी मॉनिटर में देखती है कि जिस डॉल को उसने मी के पास रखा था वो अब मी के ऊपर थी। यह देखकर यूशी और उसकी माँ तुरंत मी के पास जाते हैं और इतना ही नहीं, डॉल के बालों की वजह से मी की गर्दन पर चोट भी लगी थी। दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं और यूशी की माँ गुस्से में उस डॉल को उठाकर दूर फेंक देती है। फिर यूशी पूरी बात पति को बताती है, जिसके बाद वो डॉल को लॉक करके रखने का फैसला करते हैं। तब उसकी नज़र डॉल के बॉक्स पर पड़ती है, जिस पर कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे, लेकिन वो उन राइटिंग्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और दोनों मिलकर डॉल को फिर से लॉक करके रख देते हैं। कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मी अब बड़ी हो चुकी है और स्कूल जाने लगी है। एक दिन स्कूल से वापस आने के बाद उसे कुछ मार्बल्स मिलते हैं। उनमें से एक मार्बल अचानक अपने आप लुढ़क के क्लोजेट के अंदर जाता है। मी जब मार्बल ढूंढने के लिए क्लोजेट खोलती है तो उसकी नज़र डॉल के बॉक्स पर पड़ती है और वो उसे बाहर निकालती है। जब मी उस डॉल को यूशी को दिखाती है तो यूशी थोड़ी हैरान होती है, लेकिन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसके लिए वो बस एक डॉल थी। लेकिन तभी यूशी को कुछ अजीब नज़र आता है। डॉल के बाल पहले से काफ़ी ज़्यादा लंबे हो चुके थे, जबकि यूशी को अच्छी तरह याद था कि उसने खुद उसके बाल काटे थे। बाद में उसी रात यूशी अपने पति को बताती है कि डॉल के बाल और नाखून फिर से बढ़ गए हैं,
लेकिन उसका पति इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है ये एक पुरानी डॉल है, कौन जाने तुमने सच में बाल और नाखून काटे भी थे या नहीं। यूशी भी इन बातों को नज़रअंदाज कर देती है और ज़िंदगी फिर से नॉर्मल चलने लगती है। एक दिन यूशी देखती है कि मी उस डॉल से बात कर रही थी और तभी हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे साफ हो जाता है कि वो डॉल जिंदा है। इसी तरह एक रात मी उस डॉल से डर जाती है और यूशी के साथ सोने आ जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे उस डॉल से डर लगता है। लेकिन यूशी अभी भी अपनी बेटी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अगले दिन मी की एक दोस्त और उसकी माँ घर आते हैं। दोनों बच्चे कमरे में डॉल के साथ खेलने लगते हैं। तभी दूसरी बच्ची अचानक रोने लगती है। जब उसकी माँ देखती है तो बच्ची के हाथ पर काटने के निशान दिखाई देते हैं। मी बताती है कि ये डॉल ने किया है, डॉल ने उस बच्ची को काटा था। लेकिन यूशी विश्वास नहीं करती और वो बच्ची की माँ से माफ़ी मांगती है। उसी रात काम करते समय यूशी देखती है कि मी ने अपने सिर पर एक पेपर बैग पहन रखा है। यूशी इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। यूशी मी के कमरे में जाती है। उसकी नज़र बिखरे हुए कपड़ों पर पड़ती है। कमरे को साफ करते समय यूशी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मी ने अपनी बड़ी बहन की सारी तस्वीरें काट दी थी। उसने कई फैमिली फ़ोटोज़ भी ख़राब कर दी थी और ये देखकर यूशी का गुस्सा और बढ़ जाता है। मी को डांटने के लिए यूशी उसके सिर से पेपर बैग हटाती है और देखती है कि वहाँ डॉल बैठी हुई है और मी उसके पीछे खड़ी है। एक ही दिन में ये दूसरी अजीब घटना थी। यूशी फिलहाल इस बात को भी नज़रअंदाज कर देती है। अगले दिन उसे स्कूल से एक फ़ोन कॉल आता है। मी की ड्राइंग टीचर ने तुरंत यूशी को स्कूल बुलाया था क्योंकि मी ने एक ऐसी ड्राइंग बनाई थी जिसमें एक माँ और बेटी फंदे से लटकी हुई थी। ये ड्राइंग बेहद डरावनी थी। आखिर एक छोटे बच्चे के दिमाग में इतने डिस्टर्बिंग थॉट्स कैसे आ सकते हैं। ये सब देखकर यूशी भी अंदर से परेशान हो जाती है। मी ने एक और ड्राइंग भी बनाई थी जिसमें एक लड़की पानी के ऊपर चल रही थी। इस बार यूशी समझ जाती है कि ये सब उस डॉल की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी से इस बारे में डिस्कस नहीं करती। रात में मी एक बार फिर डरते हुए उसके पास आती है। जैसे ही यूशी उसे छूने लगती है, उसे एहसास होता है कि ये मी नहीं है। जब वो देखती है तो वहाँ वही डॉल थी। यूशी जोर से चीख पड़ती है और उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति जाग जाता है। यूशी ने फैसला करती है कि वो अपने पति को डॉल के बारे में पूरी सच्चाई बताएगी, लेकिन सुबह उसका पति हमेशा की तरह ऑफिस जाने के लिए घर से निकल जाता है। गुस्से में यूशी उस डॉल को एक बैग में डालकर गार्बेज में फेंक देती है। इसके बाद वो वापस घर आके डिनर बनाने लगती है। तभी अचानक उसे मेन डोर खुलने की आवाज़ आती है। जब वो देखने जाती है तो उसे वही डॉल दिखाई देती है जिसके सिर पर पेपर बैग रखा हुआ था। गुस्से में यूशी बेलन से डॉल को मारना शुरू करती है। वो उसे बुरी तरह मारती है, लेकिन अगले ही पल वो देखती है कि वही डॉल मी के बेड पर बैठी हुई है और जिसे उसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी मी थी। ये देखकर यूशी जोर से चीखती है और उसकी नींद खुलती है। जैसे ही यूशी की आंख खुलती है, डोरबेल बजती है। यानी ये सब सिर्फ एक ड्रीम था। शायद डॉल ने खुद उसे दिखाया था। जब यूशी डोर खोलकर देखती है तो डॉल सच में बाहर पड़ी होती है और गार्बेज कलेक्टर उसे वापस वहां रख कर गए थे। साथ में एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि इतना बड़ा सामान गार्बेज में नहीं लिया जाता। यूशी गुस्से में डॉल को नीचे ले जाती है और गार्बेज कलेक्टर से रिक्वेस्ट करने के बाद डॉल को गार्बेज ट्रक में डाल देती है और यूशी वापस घर आती है। वो अपने रोज के काम में बिजी होती है। अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वो शॉक हो जाती है। जिस आदमी को उसने डॉल दी थी वो अपने ही गार्बेज ट्रक के अंदर कुचलकर मर चुका था। उसकी मौत इतनी भयानक थी कि उसे ठीक से देखना भी मुश्किल था। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये सब उस डॉल ने ही किया है। जब वो वापस लौटने पर देखती है कि उसकी बेटी मी के हाथ में वही डॉल है और वो यूशी पर गुस्सा से कहती है कि आपने डॉल को गार्बेज मैन को क्यों दे दिया। यूशी को समझ नहीं आता कि मी को ये सारी बातें किसने बताई। हमें एक बार फिर नज़र आता है कि डॉल के बाल बढ़ चुके हैं। यूशी अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती और डॉल को लेकर दोनों वापस घर आते हैं। लेकिन अब यूशी अपनी बेटी और उस डॉल पर लगातार नज़र रखना शुरू कर दिया था। वो अपने पति को भी अपने डर के बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तो यूशी उसे बेबी मॉनिटर दिखाती है जिसमें मी उस डॉल से बात कर रही थी। यूशी कहती है कि मानो या ना मानो ये डॉल ज़रूर ईविल है, लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर करने के लिए कहता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। अगले दिन जब वो बैठी होती है तभी अचानक किचन डोर अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन यूशी घबराती नहीं है। उसे लगता है कि शायद डोर अपने आप बंद हो गया होगा, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई तेज़ी से दौड़ रहा है। यूशी मी के कमरे में जाती है। जब वो ब्लैंकेट उठाती है तो मी तुरंत बेड के नीचे चली जाती है। यूशी बेड के नीचे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी ब्लैंकेट को अपने ऊपर लपेटे हुए कोई इनविजिबल चीज़ वहाँ से जाती है।
यूशी उसे देख लेती है और समझ जाती है कि वो ना तो डॉल थी और ना ही उसकी बेटी, वो कोई इविल स्पिरिट था। अब यूशी को डर लगने लगता है क्योंकि उसे पहली बेटी का इंसिडेंट याद आता है। वो तुरंत लॉन्ड्री रूम में जाती है और उसकी बेटी सच में वॉशिंग मशीन के अंदर छिपी हुई थी। जैसे ही वो वॉशिंग मशीन के अंदर देखती है, एक डरावनी लड़की अचानक उस पर हमला कर देती है। वो यूशी को मारने की कोशिश करती है, तभी यूशी उसे ज़मीन पर गिरा देती है। तब पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी मी थी और वो गिरने की वजह से बुरी तरह घायल हो गई थी। वे तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब डॉक्टर मी की जांच करता है तो उसके शरीर पर और भी कई चोटें दिखाई देती हैं, जो देखकर लगता था कि उसे नाखूनों से बुरी तरह खरोंचा गया हो। अब यूशी का पति भी मानने लगा था कि वो डॉल सच में इविल है। ये सुनकर यूशी पूरी तरह घबरा जाती है। वो अपने पति को उस डॉल को छुटकारा पाने के लिए पूजा करवाने को कहती है। उसका पति घर वापस आता है और डॉल के बॉक्स पर लिखी उन अजीब राइटिंग्स के बारे में पता लगाता है। उसे बॉक्स पर यासुमोटो का नाम लिखा मिलता है। जब वो उसके बारे में सर्च करता है तो पता चलता है कि यासुमोटो एक फेमस डॉल मेकर था। वो यासुमोटो की बनाई हुई कई डॉल्स देखता है जो बिल्कुल उसी डॉल जैसी दिखाई देती हैं। इसी बीच वो एक टेम्पल को डॉल के बारे में मेल लिखता है और बॉक्स की पिक्चर भी शेयर करता है। वहाँ से तुरंत उसे कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसके पास जो डॉल है वो कोई ऑर्डिनरी डॉल नहीं है, ये एक लिविंग डॉल है और ये निश्चित रूप से उसे नुकसान पहुंचाएगी। और वे कहते हैं कि वे खुद आकर उस डॉल को अपना साथ ले जाएंगे। लिविंग डॉल नाम सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो लिविंग डॉल के बारे में यूट्यूब पर सर्च करता है और उसे एक कहानी मिलती है जिसमें कुछ लोग लिविंग डॉल्स का सच जानने के लिए यासुमोटो के गांव जाने वाले थे। इन लोगों ने लिविंग डॉल्स के बारे में जो कहानी सुनी थी उसके मुताबिक एक दिन यासुमोटो की बेटी अचानक गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। उसके बाद उसकी पत्नी को यकीन होने लगा कि उसकी बेटी की सोल यासुमोटो की बनाई हुई एक डॉल के अंदर चली गई है। इसके बाद वो उस डॉल को अपनी बेटी की तरह पालने लगी। एक दिन जब यासुमोटो की पत्नी की मौत हो गई तो यासुमोटो ने उस डॉल को भी उसके साथ दफना दिया। लेकिन कुछ समय बाद वही डॉल जंगल में घूमती हुई दिखाई दी। लोगों ने इसके बारे में कई तरह की कहानियाँ बनाई। उनमें से एक कहानी ये भी थी कि वो डॉल ग्रेव से बाहर निकल गई थी और अपने ओनर रे को ढूंढ रही थी, जो यासुमोटो की बेटी थी और जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया था। ये कहानी देख रहा यूशी का पति इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाता, इसलिए वो रे की गायब होने की न्यूज़ के बारे में सर्च करता है और पता चलता है कि ये घटना सच में हुई थी। इसके बाद सामने आता है कि उस दिन डॉल को घर में नहीं रखा गया था बल्कि यूशी की माँ के घर पर रखा गया था। वही इस डॉल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वो खुलेआम यूशी की माँ को परेशान कर रही थी और 2-3 बार उस पर हमला भी कर चुकी थी। इसलिए यूशी की माँ ने यूशी के पति को कॉल करके सारी बात बताती है। वो तुरंत मदर इन लॉ के घर के लिए निकलता है। जब यूशी की माँ अंदर जाती है तो उसे पता चला कि मी घर पर नहीं है। वो मी को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है और उसे एक ब्रिज पर मी दिखाई देती है। वो तुरंत उसे वापस घर ले आती है। मी का पिता घर पहुंच चुका था। घर में मी को पिता के साथ देखकर यूशी की माँ चौंक जाती है। आसपास देखकर यूशी की माँ को लगता है कि अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो या तो हैलुसिनेशन था या फिर डॉल की कोई चाल थी। यूशी की माँ के हाथों पर भी बाइट मार्क्स थे। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे वही डॉल थी। फिर भी यूशी का पति यह मानने को तैयार नहीं था कि एक डॉल इतना सब कुछ कर सकती है। इसलिए वो यूशी की माँ के हाथ पर मौजूद बाइट मार्क्स को मी के दांतों से मैच करता है, लेकिन निशान मैच नहीं करते। अब उसे भी लगने लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन टेम्पल से कुछ लोग आते हैं। वे डॉल को एक कपड़े में लपेटते हैं और रिचुअल शुरू करते हैं। इसके बाद उसे कई दूसरी डॉल्स के साथ जलाते हैं, लेकिन वे असली में वो डॉल को जलाते नहीं क्योंकि वो एक रेयर डॉल थी। उसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा था। उससे वो पैसा कमाना चाहते थे। जैसे ही प्रीस्ट उस डॉल को स्टेशन ले जाता है, अचानक उसके मुंह से बाल निकलने लगते हैं। वो उन बालों को निकालने की कोशिश करता है, तभी वो बेहोश होकर एस्केलेटर पर गिर जाता है। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। यूशी का पति भी हॉस्पिटल आता है। डर के मारे दूसरा प्रीस्ट डॉल को यूशी के पति को वापस कर देता है और बताता है कि ये डॉल असल में कर्स्ड है और पैसों की लालच की वजह से प्रीस्ट की ये हालत हुई है। तभी वहाँ एक नर्स आती है। जैसे ही वो डॉल को उठाती है, उसके मुंह से एक दांत निकलकर नर्स के हाथ पर गिर जाता है। नर्स ये देखकर हैरान रह जाती है, डॉल के मुंह से इंसान का दांत कैसे निकल सकता है। इसके बाद वे डॉल का MRI करते हैं और पता चलता है कि उस डॉल के अंदर एक इंसानी लड़की का पूरा स्केलेटन मौजूद है, यानी वो दांत असली था। ये देखकर हर कोई बुरी तरह हैरान रह जाता है।
वे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यूशी और उसका पति जानते थे कि डॉल क्या कर सकती है, इसलिए वे पुलिस कार का पीछा करते हैं। तभी अचानक पुलिस ऑफिसर कार में एक फ़ोटो देखता है। इसमें डॉल का बेहद डरावना चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। सडनली रोड पर रस्सी से बांधी एक लड़की दिखाई देती है। पुलिस ऑफिसर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक नहीं लगता और वो लड़की कार के टायर में फंस जाती है। इस पूरी घटना से पुलिस ऑफिसर बुरी तरह शॉक और परेशान हो जाता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि यूशी के साथ एक और आदमी भी कार में था। डॉल की पूरी कहानी सुनने के बाद वो डॉल को एक बॉक्स में रखता है और अपने साथ ले जाता है। उसका मकसद डॉल के अंदर मौजूद इविल एनर्जी को ख़त्म करना है। वो आदमी उन्हें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हारून के घर ले जाता है। हारून उन्हें उस डॉल की असली कहानी बताता है। एक दिन यासुमोटो उसका पुलिस स्टेशन आया था। यासुमोटो वही आदमी था जो जापान में सबसे बेहतरीन डॉल्स बनाने के लिए मशहूर था और उस समय उसकी डॉल बहुत महंगी हुआ करती थी। वो बहुत फेमस था, लेकिन जिस दिन वो मेरे पास आया वो बहुत उदास था। उसने मुझे एक डॉल से जुड़ी बेहद भयानक सच्चाई बताई। कहानी यासुमोटो के परिवार में एक बेटी के जन्म से शुरू होती है। यासुमोटो की पत्नी अपनी बेटी से खुश नहीं थी, वो एक बेटा चाहती थी। समय बीतता गया और वो लड़की बड़ी होती गई, लेकिन इसके बाद भी उनके कोई और बच्चे नहीं हुए। इसी गुस्से और दुख में यासुमोटो की पत्नी ने अपनी बेटी को फांसी पर लटका दिया और फिर खुद भी फांसी लगा ली, लेकिन रस्सी कमज़ोर थी इसलिए वो टूट गई। यासुमोटो की पत्नी बच गई, लेकिन उसकी बेटी की मौत हो गई। जब यासुमोटो को इस बारे में पता चला तो वह पूरी तरह टूट गया। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसने चुपके से अपनी बेटी के डेड बॉडी को उबलते पानी में घोल दिया। जब शरीर पूरी तरह घुल गया तो उसने उसकी हड्डियों से एक डॉल बना दी, और ये वही डॉल थी जो इस समय यूशी के पास थी। अपनी हरकत पर पछतावा होने के बाद उसकी पत्नी उस डॉल को हमेशा अपने पास रखने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो भी दुख में मर गई। मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे उसी बर्तन में दफनाया जाए जिसमें उसकी बेटी को उबाला गया था, और उस डॉल को भी उसके साथ दफनाया जाए। उसकी सारी इच्छा बिल्कुल वैसे ही पूरी की गई। हारून बताता है कि उसी समय यासुमोटो अपने क्राइम का कन्फेशन करने मेरे पास आया था। हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन उसे अरेस्ट करने के लिए उसके खिलाफ एविडेंस होना ज़रूरी था। यासुमोटो हमें उस जगह ले गया जहां उसकी पत्नी और बेटी को दफनाया गया था। जब हमने कब्र खोदी तो वहां सिर्फ यासुमोटो की पत्नी की लाश मिली। किसी ने डॉल को वहां से निकाल लिया था क्योंकि यासुमोटो की डॉल्स बहुत ज़्यादा कीमत में बिकती थी। यूशी और उसके पति को यहाँ लाने वाला आदमी बताता है कि उसके पास इस डॉल की इविल पावर को ख़त्म करने का एक तरीका है। उसके डिमोनिक रूप को ख़त्म करने के लिए वो एक रिचुअल शुरू करता है और समझाता है कि इस रिचुअल के बाद उन्हें डॉल की असली ग्रेव ढूंढकर उसे वहीं दफनाना होगा। रिचुअल शुरू करने से पहले वे ग्रेव के एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे रिचुअल शुरू कर पाते डॉल उनके ऊपर एक भयानक स्टॉर्म ले आती है। वो चारों तरफ की चीज़ें तहस नहस कर देती है। लाइट्स बार बार फ्लिकर करने लगती हैं और लोग अपना बैलेंस खोने लगते हैं। चीज़ें गिरने लगती हैं और उन्हें डॉल का बेहद डरावना रूप दिखाई देता है। प्रीस्ट भी बुरी तरह घायल होता है। प्रीस्ट डॉल पर होली वाटर डालता है ताकि वो शांत हो सके। इसके बाद वे रिचुअल पूरा करते हैं, लेकिन प्रीस्ट घायल होने की वजह से आगे कुछ नहीं कर पाता। इसलिए यूशी और उसके पति को डॉल को ग्रेव के अंदर दफनाना था। वे सही लोकेशन पहुंच जाते हैं। यूशी का पति ग्रेव को ओपन करता है और यूशी डॉल को अंदर रखती है। तभी उसकी बड़ी बेटी का फोटो भी ग्रेव के अंदर गिर जाती है। जैसे ही वो उस फोटो को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, डॉल अचानक यूशी को पकड़ लेती है। वो उसे अंदर खींचने लगती है और यूशी के पति पत्नी को बचाने के लिए आगे आता है। उस पल दोनों को बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन महसूस होती है जैसे उनकी अपनी बेटी वॉशिंग मशीन के अंदर फंसी हुई हो। उसका पति ग्रेव को तोड़कर यूशी को बाहर निकालता है, मगर उसके बाल अभी भी ग्रेव के अंदर फंसे हुए थे। यूशी अपने बाल काटकर खुद को आज़ाद कर लेती है। आखिरकार दोनों इस भयानक नाइटमेयर से बाहर निकल आते हैं और घर वापस लौटते हैं। अब उनकी ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मल हो चुकी थी। कुछ समय बीतता है और हम देखते हैं कि जिस प्रीस्ट ने रिचुअल किया था वो यूशी के माँ के घर आता है। यूशी की माँ प्रीस्ट को बेबी मॉनिटर की फुटेज दिखाती है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि मी उस डॉल से बात कर रही थी। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में यूशी और उसके पति की असली बेटी अभी भी यूशी की माँ के पास थी। ग्रेव से लौटने के बाद यूशी और उसका पति अपनी बेटी को लेने वापस नहीं आए थे। यूशी की माँ का उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ था। इसी वजह से उसने प्रीस्ट को कांटेक्ट किया था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूशी और उसका पति बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी बेटी को साथ लेकर घूम रहे हैं। लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था कि
जिसे वे अपनी बेटी समझकर अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, वो उनकी असली बेटी नहीं, असल में वो वही ईविल डॉल थी जिसे उन्हें ग्रेव से निकाला था। उस समय डॉल ने यूशी और उसके पति दोनों को अपने वश में कर लिया था और इसी वजह से वह उनके साथ घर वापस आ गई थी। आखिरकार डॉल ने अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर ली थी। वो अपनी माँ का प्यार चाहती थी और अब वो यूशी के साथ रहकर उसका प्यार हासिल कर रही थी, जबकि यूशी की असली बेटी अपनी माँ के प्यार का इंतज़ार कर रही थी। और इसी अनहैप्पी एंडिंग के साथ मूवी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।